माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, रिपब्लिक समिट में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये मेरा और हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री जी कि आप आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये तीसरा रिपब्लिक समिट है और तीसरी बार आप हमारे बीच आए हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है प्रधानमंत्री जी। पहली बार आप 2018 में मुंबई आए और आपने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर 2019 में आप दिल्ली के रिपब्लिक समिट में आए और आपने नेशन फर्स्ट का विजन रखा था। नेशन फर्स्ट का विजन इसी स्टेज से, इसी मंच से, इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी आभारी है। प्रधानमंत्री जी, 15 अगस्त 2015 को आपने लाल किले से स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक स्टार्टअप है। मीडिया के क्षेत्र में आज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग both in reach and presence, the fastest growing news media startup in the entire world, and this is possible only in India. प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आज से 6 साल पहले हमने 2017 में 6x10 के कमरे में चौक और स्लेट के साथ 14 लोगों की टीम से शुरुआत की थी। तब हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं थी कि एक कैमरा खरीद सके। ओबी वैन तो बहुत दूर की बात थी। और आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में हमारे 58 करोड़ दर्शकों की रीच है आज हमारी। प्रधानमंत्री जी, हर जर्नलिस्ट, पत्रकार और एंटरप्रेन्योर के सामने कई मुश्किलें आती हैं। हमारी भी आई, हमने भी उसका सामना किया। But today I want to tell you the reason why we have been able to do this, Pradhan Mantri ji. For someone like me, जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हो, मिडिल क्लास फैमिली से आता हो, उसने 14 पत्रकार और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर ये नेटवर्क कैसे खड़ा किया, क्योंकि उसको साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया की विजन थी। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी, which I've always wanted to tell you and I'm telling you today, उस विजन ने हमें और हम जैसे प्रोफेशनल्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस विजन ने ऐसा माहौल दिया जिसमें परिश्रम, टैलेंट और इनोवेशन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी अपना सपना साकार कर सकता है। प्रधानमंत्री जी, हर भारतीय का सपना पूरा करने के लिए आपने देश में ऐसा एक वातावरण बनाया। आपने ऐसा एक वातावरण बनाया इस देश में, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है हम जैसे लोगों के लिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है कि असंभव के आगे निकल जाना। प्रधानमंत्री जी, I want to say from this stage today to you personally, we believe in you, we believe in your vision, and we believe in your leadership. प्रधानमंत्री जी, जब मैं हिंदू कॉलेज में छात्र था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में छात्र था, हॉस्टल में रहता था, तब ब्रेन ड्रेन का दौर था। और हमारा वर्ल्ड एंड ग्लोबल इश्यूज ऑन द वन साइड, क्लाइमेट चेंज, you are the global leader on issues of climate change. You are showing the way to peace in Ukraine with your straight talk and your astute and unbelievable diplomacy.
unbelievable diplomacy. And at the same time, Pradhan Mantri ji, it is only and only under your leadership, कि हर किसी को घर में नल का जल, मुफ्त राशन मिल रहा है। 70 साल में जो सिर्फ सपनों में दिखाए गए, आज वो साकार हो रहे हैं। And that is why I want to tell you, on the theme of time of transformation, Pradhan Mantri ji, we believe in you. We believe in your vision. And we have absolute belief and trust and faith in your leadership. जैसा कि आपने कहा है और जैसा आपने कहा प्रधानमंत्री जी, और मैं आपको कोट कर रहा हूं, कि हम 2047 तक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया के लक्ष्य पर काम करना होगा हमें। आपने रेड फोर्ट से कहा था, इसलिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। विकसित भारत हमारा पहला संकल्प है, यह बड़ा संकल्प है, लेकिन इस दिशा में हमें काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी, we 100% believe in your vision for a developed India when you speak from your heart, and I felt the last time that you spoke at the Red Fort, Pradhan Mantri ji, as you always do, you made it very, very clear, and I know that every step of yours, and having had the privilege of following both your political career for some time now, and I hope you remember the days when I used to come as a reporter at the BJP headquarters. Pradhan Mantri ji, I know that everything that you're doing today, from G20 to transformation of the infrastructure of this country, the marvelous transformation is a step in that direction. आपके विकसित भारत के विजन को हर भारतीय समझता है, and that is why we want to not only believe in your vision, we want to work hand in hand with you towards making your vision possible. So today, Pradhan Mantri ji, मैं आपको बताना चाहता हूं, I want to tell you about a small dream of mine, both as a journalist and as an entrepreneur, a small dream of this network, which this country and God has given us the opportunity to build. Pradhan Mantri ji, my dream is that भारत में, भारत से, भारतीय परिश्रम से, भारतीय टैलेंट से, और प्रधानमंत्री जी भारतीय कंटेंट से और भारतीय टेक्नोलॉजी से बहुत ही जल्द एक ग्लोबल न्यूज नेटवर्क मुझे लगता है होना चाहिए। और उस दिशा में प्रधानमंत्री जी, उस दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दी है। अनाउंसमेंट नहीं की है, मगर मुझे लगा कि आप आ जा रहे हैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं कि 100% होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर में इस वक्त 100% होम बिल्ट, नॉट 1% इंपोर्टेड, प्रधानमंत्री जी, 100% होम बिल्ट मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, होम ग्रोन एनालिटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम तैयार कर रहे हैं और इस पर हमारा काम चल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी आपने दिशा दिखाई है, हम भी इसी दिशा में हमारा प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मीडिया और टेक्नोलॉजी के मिश्रण से, थ्रू अ मिक्स ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट, भारत की आवाज को दुनिया के हर कोने में हम ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, ठीक 3 दिन बाद मन की बात का 100वां एपिसोड, जिसे मुझे लगता है कि रिकॉर्ड व्यूअरशिप, रिकॉर्ड लिसनरशिप होने वाली है इस बार। 100वां एपिसोड दोस्तों मन की बात का, जिससे प्रधानमंत्री जी ने कनेक्ट किया है। और जब प्रधानमंत्री ने प्रयास शुरू की थी, कई लोग कहते थे कि रेडियो के साथ आप कर रहे हैं, यू हैव चेंज्ड, यू हैव डिसरप्टेड दैट टू, प्रधानमंत्री जी। और 100वां एपिसोड देशवासियों के बीच होगा। 140 करोड़ लोगों को इस ऐतिहासिक एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है, और हमें भी और मुझे भी इसका बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री जी, आपने मन की बात के हर एपिसोड में, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, सिंस द डे दैट यू हैव टेकन ओवर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन May 2014, प्रधानमंत्री जी, I have seen the conviction in you. If you remember, Prime Minister, I had the unique opportunity and honor of having the last interview with you on your campaign trail when your voice was hoarse and you were campaigning. On the 6th of May 2014, I met you in Gandhinagar. Pradhan Mantri ji, from the day you've been sworn in, you have touched the hearts and changed the lives
of the people of this country in ways that have been seen to be absolutely unbelievable. We are blessed to have a leader like you, and I am too today speaking to you from the heart. I don't come with any numbers or statistics, but we see the transformation in this country. Pradhan Mantri ji, you have truly, truly transformed India. You have transformed India in ways that people would not even have imagined. Pradhan Mantri ji, आज हमारे सैकड़ों, हमारे करोड़ों दर्शक टेलीविजन, डिजिटल, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके एड्रेस का इंतजार करते हैं. Thank you for gracing the occasion and giving us the opportunity to host you. Pradhan Mantri, thank you. Thank you, sir. अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी साथी, देश विदेश में ने आत्महत्या की तो एक चिट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी. अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया. बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है. मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं. उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो बराबर ध्यान से सुन रहा था. और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए. साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है कि आनंद होता है. अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं. मैं आपको बधाई दूंगा. आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया. हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे. कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा. साथियों, 2019 में जब मैं रिपब्लिक समिट में आया था, तब उस समय की थीम थी इंडियाज मूवमेंट. और इस थीम की पृष्ठभूमि में देश की जनता से मिला जनादेश था. अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई थी. देश को ये विश्वास हो गया था कि इंडियाज मूवमेंट आ गया है. आज 4 वर्ष बाद आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है. साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है,
इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, 60 इयर्स। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई, और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। साथियों, पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट, यानी किसी भी नीति का पहला और स्वाभाविक परिणाम। फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष्य होता है, और ये कम समय में दिखने लगता है। लेकिन हर पॉलिसी का सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट भी होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है, दूरगामी होता है, लेकिन ये सामने आने में समय लगता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग टीवी की दुनिया वाले 2 विंडो चलाते हैं ना, पहले और अब वाली, बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूं। तो पहले जरा बिफोर की बात कर लेते हैं। साथियों, आजादी मिलने के बाद लाइसेंस राज वाली जो इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, उसमें सरकार ही कंट्रोलर बन गई। कंपटीशन खत्म कर दिया गया, प्राइवेट इंडस्ट्री को, एमएसएमई को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसका पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ते चले गए, हम और गरीब होते गए। उन नीतियों का सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट और भी बुरा हुआ। भारत की कंजम्पशन ग्रोथ दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट के मौके गंवा दिए। इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में इनोवेशन का माहौल ही नहीं बन सका। ऐसे में न ज्यादा इनोवेटिव एंटरप्राइज बने और ना ही ज्यादा प्राइवेट जॉब क्रिएट हुई। युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने लगे। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट था। उन नीतियों के इंपैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क
और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई उसमें न केवल इनिशियल बेनिफिट्स का ध्यान रखा गया, बल्कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट को भी प्राथमिकता दी गई। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है। यानी करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी है। शायद इससे बड़ा कोई रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। ये हुआ पहला इंपैक्ट। इसका दूसरा परिणाम यह सामने आया कि इस योजना से गांव-गांव में रोजगार के लाखों अवसर तैयार हुए। और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है, पक्का घर होता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, उसके सपने आसमान को छूने लग जाते हैं। पीएम आवास योजना ने देश के गरीब का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक लोन बांटे गए, जिनमें करीब 70% महिलाएं हैं। इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है। मुद्रा योजना हो, महिलाओं के जनधन अकाउंट खुलना हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन, आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बदलाव होते हुए हम देख सकते हैं। इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमिका स्थापित कर दी है। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ रही है। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट अलग अलग देख सकते हैं। इसके तहत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए, जिससे उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला। इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है, जिसमें मांग और विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने करीब करीब 2-2.5 साल हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी सोशल इम्पैक्ट दिखने लगा है। संपत्ति कार्ड मिलने पर आपसी विवाद की आशंका कम हो गई है।
इससे हमारी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है। इसके साथ ही गांव में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं, उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है। गांव की इन प्रॉपर्टीज की कीमत भी बढ़ गई है। साथियों, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के मेरे पास इतनी केस स्टडी है कि आपका रन डाउन ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं। जब सरकार ये योजनाएं शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गति दी है। ये योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बन रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है। मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक डिफेंसिव शील्ड, सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुष्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था, अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। सोचिए, हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है। संकट के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है, बल्कि सस्ती दवाइयां, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त डायलिसिस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी पहली बार करोड़ों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है। चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी
ये सभी प्रोटेक्टिव शील्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है वो उसे जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूं यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। ऐसी कितनी ही योजना है, इनका बहुत बड़ा असर भारत से गरीबी को कम करने में हुआ है। आपने कुछ समय पहले आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा होगा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है। और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है साथियों? आप याद होगा, मैंने संसद में मनरेगा को कांग्रेस सरकार की विफलताओं के स्मारक के रूप में पहचान दी थी। उसकी 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। तब सरकार ने एक स्टडी कराई थी। स्टडी में सामने आया, कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है। यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। आज भी अगर आप गांवों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मनरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो आज काम आ रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा। पहले मनरेगा पर जो धनराशि खर्च भी हो भी रही थी, उसमें परमानेंट एसेट डेवलपमेंट का काम बहुत ही कम होता था। हमने स्थिति को भी बदला। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई। हमने पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया और गांव के लिए रिसोर्स भी बनाए। 2014 के बाद मनरेगा के तहत गरीबों के पक्के घर भी बने, कुएं, बावड़ियां, नहरें, पशुओं के शेड, ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मनरेगा पेमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा, मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मनरेगा का पैसा उस गरीब मजदूर के पास जा रहा है जो मेहनत करता है, जो अपना पसीना बहाता है। गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन की ये यात्रा जितनी समकालीन है उतनी ही फ्यूचरिस्टिक भी है। हम आने वाले अनेक दशकों की तैयारी आज कर रहे हैं। अतीत में जो भी टेक्नोलॉजी आई वो कई दशकों या सालों के बाद भारत पहुंची। पिछले 9 वर्षों में भारत ने इस ट्रेंड को भी बदला है। भारत ने 3 काम एक साथ शुरू किए।
एक तो हमने टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया। दूसरा, हमने भारत की जरूरत के मुताबिक भारत में ही टेक्नोलॉजी विकसित करने पर जोर दिया। तीसरा, हमने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मिशन मोड अप्रोच अपनाई। आज आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह और कितनी तेजी से 5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन का विषय भी कोई भूल नहीं सकता। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने हैं। और साथियों, आप कल्पना करो, जिस बात को लेकर के आपको इतनी खुशी होती है, उस हालात में जब निर्णय करने की स्थिति आई होगी, आप अपने आप को उस जगह पे रखो कि दुनिया कह रही है कि वैक्सीन हमारी ले लो, लोग कह रहे हैं बिना वैक्सीन मुसीबत आ रही है, मर जाएंगे, एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं, वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ, और मोदी डट करके खड़ा है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। वरना मैं भी, अरे खजाना है, खाली करो, है ले आओ, एक बार लगा दो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दो, काम चल जाएगा। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना दोस्तों। हमने बहुत ही कम समय में दुनिया की श्रेष्ठ और प्रभावी वैक्सीन तैयार की। हमने तेज गति से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सफल वैक्सीन अभियान चलाया। और आपको याद होगा, अभी तो जनवरी फरवरी में कोविड की शुरुआत भारत में शुरू अभी तो हुई थी, और भारत ने मई महीने में वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बना दिया था। इतना एडवांस में सोच करके काम किया है। और यही वो भी समय था जब कुछ लोग मेड इन इंडिया वैक्सीन को नकारने में जुटे थे। न जाने कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए थे, पता नहीं किसका दबाव था, जाने क्या स्वार्थ था कि ये लोग विदेशी वैक्सीन के इंपोर्ट की पैरवी कर रहे थे। साथियों, हमारा डिजिटल इंडिया अभियान की भी आज विश्व भर में चर्चा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था। शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिटल इंडिया की डिटेल जानने की कोशिश न की हो, इतनी बड़ी चर्चा है। डिजिटल इंडिया को भी एक समय में ड्रिल करने की कोशिश हुई थी। पहले देश को डाटा बनाम आटा की डिबेट में उलझाया गया, और ये टीवी वालों को तो बजा मर जाता है, दो शब्द डाल देते हैं, डाटा चाहिए आटा चाहिए।
जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को रोकने के लिए इन्होंने संसद से लेकर कोर्ट तक क्या क्या प्रपंच नहीं किए। 2016 में जब मैं देशवासियों को कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूंगा, आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ छद्म बुद्धिजीवी तब पूछते थे, मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? अच्छा, यही लोग बाद में क्या बोलते हैं, अरे गरीब के नसीब में आलू टमाटर होता कहां है। ये ऐसे ही लोग हैं जी। यहां तक कहते हैं गांव में मेले लगते हैं, मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे। आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? आज भारत उन देशों में है जहां डिजिटल पेमेंट्स सबसे ज्यादा हो रहा है दुनिया की तुलना में। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार इतना काम कर रही है, जमीन पर लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, फिर भी कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है? अब इसके बाद मीडिया वालों का समय शुरू होता है। और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आधी अधूरी आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है, अब एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच है। ये हमारा कमिटमेंट है। अब आप बताइए, जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा कि नहीं देगा? वो कलम में भी जहर भर देता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जेम ट्रिनिटी, उसकी वजह से सरकारी स्कीम्स के करीब 10 करोड़, आंकड़ा कम नहीं है साहब, 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। दस करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। ये 10 करोड़ वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे, लेकिन ये 10 करोड़ वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था। आप सोचिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की जितनी कुल आबादी है, उससे भी ज्यादा फर्जी नामों को कांग्रेस की सरकार पैसे भेज रही थी। अगर ये फर्जी 10 करोड़ नाम हमारी सरकार
सिस्टम से नहीं हटाती तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। साथियों, सरकारी खरीद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर होती है। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं से कितनी परेशानी थी, क्या क्या परेशानी थी, इसको लेकर अखबार भरे रहते थे। हमने क्या तरीका निकाला? हमने सिस्टम को ही फेसलेस कर दिया। टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर का आमना सामना ही ना हो, ये व्यवस्था की। अब जो जीएसटी जैसी व्यवस्था बनी है, उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए हैं। जब ऐसे ईमानदारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है, और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली मोहल्ले के लोगों को गाली थोड़ी देगा। साथियों, इसलिए भ्रष्टाचार की ये प्रतिनिधि डिस्टर्ब है। कुछ भी करके ये देश की ईमानदार व्यवस्था को फिर से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। साथियों, इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते, लेकिन ये अपनी साजिशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतीय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। मुझे आपके आशीर्वाद, इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, तो भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है, और ईमानदारी के साथ चलने वाले देशवासियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, और वही भव्य भारत की गारंटी है दोस्तों। मेरे देशवासी ही भव्य भारत की गारंटी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसी में मेरा विश्वास है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी,
Pradhan Mantri ji, today we commit to you with all our energy. We will work to make your vision what you have shared with us. And Pradhan Mantri ji, आपकी feelings, आपकी सोच, आपकी clarity, आपका direction जो है, your vision of transformation will be a reality. Everyone here, every viewer of Republic, every citizen of the country, Pradhan Mantri ji, मुझे कोई lobby ecosystem की बात नहीं करनी. मैं तो मानता हूं कि देश की जनता आपके साथ है. प्रधानमंत्री जी, आज इस मंच से आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से, पूरे कमिटमेंट के साथ आपके विजन के दिशा में हम अपने प्रयास भी जोड़ेंगे. प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे हिंदी के बारे में कुछ कहा. अब मैं क्या कहूं प्रधानमंत्री जी, पहले भी लोग कंप्लेन करते हैं तो जोर से बोलता हूं, आजकल तीव्र से मध्यम गति में आने की कोशिश कर रहा हूं. अब क्या करें प्रधानमंत्री जी, तीव्र गति कभी कभी लगता है लोग पसंद करते हैं, पर ये भी जैसे आपके सैकड़ों प्रोजेक्ट्स है ना, मेरी हिंदी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP चल रही है. प्रधानमंत्री जी, आपने एक शब्द का जो आपने यूज किया था लाल किले से, एस्पिरेशंस. प्रधानमंत्री जी, आपने दोनों चीजों में चेंज लाए. आप एक तो आपने एस्पिरेशंस बहुत बढ़ा दिए. आप किसी से भी मिलिए प्रधानमंत्री जी, मुझे अभी भी याद है आपकी विक्ट्री स्पीच शायद बड़ोदरा से, जब आप 16 मई शाम 6:30 बजे, प्रधानमंत्री जी, शाम 6:30 बजे, और आपने अपने स्पीच में एक बहुत यंग लड़के से बात कर रहे थे 1-to-1 कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि व्हाट वी डू शुड हेल्प यू. प्रधानमंत्री जी, आपने यू हैव चेंज्ड द एस्पिरेशन ऑफ एवरी इंडियन टुडे. मजाक करते थे लोग पहले कि बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है. आज देख रहे हैं लोग, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, द एस्पिरेशंस हैव चेंज. प्रधानमंत्री जी, आपने रेलवे में जो आप काम कर रहे हैं, जो 70 साल से हमारे एस्पिरेशंस कम हो गए थे, और आज आप अगले 7-8 साल में, आज हमें पता चला, आज सुबह का सेशन चल रहा था, अश्विनी जी आए थे, तो मुझे पता चला कि अगले 7 साल तक हर कोच, हर पैसेंजर कंपार्टमेंट, पूरे देश की रेल व्यवस्था, रेल स्टेशन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करे. प्रधानमंत्री जी, दैट इज अ बिग थिंग. आपने एस्पिरेशंस बढ़ा दिए हैं. एंड आई कैन टेल यू प्रधानमंत्री जी, एट द पेस एट विच यू आर गोइंग, आई बिलीव, आई ट्रूली बिलीव, all of India will be, आपने कहा extreme poverty, at the pace at which you are going, Pradhan Mantri ji, you have eliminated poverty next, and you will, Pradhan Mantri ji, take every Indian to at least middle class in our lifetime, and that's going to be the biggest transformation of the country. Second thing, Pradhan Mantri ji, आपने जो आयुष्मान भारत की बात कही है, जो आपने 80,000 करोड़ का फिगर दिया है, वो वही जान सकता है जो एक्सपीरियंस करता है. प्रधान, हमने देखा है कि फैमिलीज हैव गॉट फिनिश्ड बिग इन दिस क्राइसिस, जो आप कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी, एक बात जिस पर आपने नहीं कही, मगर ऑल ऑफ दिस ऑडियंस, ऑल ऑफ द कंट्री फील्स प्राउड टुडे. प्रधानमंत्री जी, व्हेन एन एवरेज इंडियन ट्रेवल्स आउट ऑफ इंडिया टुडे, आई वांट टू टेल यू ऑनेस्टली माय एक्सपीरियंस. आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपको मैं 1-to-1 कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति में से एग्री करेगा. जब हम आज लंदन से मुंबई आते हैं ना प्रधानमंत्री जी, या कहीं भी आते हैं, वी फील वी आर ऑलरेडी कमिंग टू अ डेवलप्ड कंट्री. इट इज इनक्रेडिबल. बट द इंपैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी, प्रधानमंत्री जी, द पोजिशन एंड पीपल यूज्ड टू से दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is not deft in foreign policy. आपने self styled intellectuals की बात कही थी कि this is one area where Prime Minister Narendra Modi will have to gain from our experience. All the years of experience on one side, Pradhan Mantri ji, but the position that you have taken in the enlightened self-interest and national interest of India after the Ukraine war, history will remember you, Pradhan Mantri ji.
History will remember you. I am no expert in geopolitics, Pradhan Mantri ji, but I want to tell you, it takes courage, it takes determination, it takes a very deep understanding of national interest to take a step in that direction. And I think, Pradhan Mantri ji, only one thing has guided you. One, your understanding of this country. Your deep understanding of the people of this country. And जो हमारे रिपब्लिक नेटवर्क का मोटो है, राष्ट्र सर्वोपरि. Today you are the vision of, I think we owe you a debt of gratitude for the position you've taken after Ukraine. We walk with our head held high in every corner of the country today. We feel proud when we see you leading the world, Pradhan Mantri ji. मैं तो बोलता रहूंगा. I will have to stop at one point. But I want to tell you, since I said of stop, एक quotation के साथ खत्म करता हूं. Pradhan Mantri ji, as they say, nothing can stop an idea whose time has come. Pradhan Mantri ji, this is our time. This is the time for transformation. The time for transformation is now. We, all of us at Republic Network, Pradhan Mantri ji, we are honored, blessed to have you with us. I can't say thank you enough, but I hope I've been able to express my words to you, through my words to you. Thank you, Pradhan Mantri ji. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, kindly remain in your places until the Honorable Prime Minister has left the hall. Ladies and gentlemen, kindly remain in your places. Thank you again, ladies and gentlemen, for joining us for the third Republic Summit. Do join us and be a part of transforming India. Thank you. Until we meet. तो आप देख रहे थे रिपब्लिक टीवी के कॉन्क्लेव में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.